आपको काफी अर्ली कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया कि मुझे नॉट रिलेटेड टू बिजनेस बट आई वांट टू परस्यू टीचिंग एज अ करियर। शादी करने के पहले अगर क्लैरिटी आ गई तो अच्छा रहता है। जब आप जॉब ज्वाइन करते हो और आपको कुछ सीखना है, आप पहले बॉस के पास नहीं जाओगे। लेकिन इंडिया सर क्या था, क्यों था, उसमें लोगों के साथ कनेक्ट कैसे हो पाया? इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू स्पीक विथ यू सर। आपने बहुत बार गाइड भी किया है, कस्टमर्स भी दिए हैं, एंड यू योरसेल्फ हैव बीन आवर कस्टमर्स। हाँ जी, बिल्कुल। And thank you so much for doing this with me. So the format of the podcast is, sir, we want to help budding entrepreneurs. जो भी young लड़का या लड़की है या experience वाला लड़का या लड़की है, उनको अगर business कोई start करना है तो वो कैसे करे, क्या करे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड स्टार्टिंग में क्या मिस्टेक्स होती है, बड़ा थोड़ा बनने के बाद भी क्या मिस्टेक्स होती है, और उसको कैसे सुधारे, और फेलियर्स को मन पे ना ले। ये सब हम उनको सिखाना चाहते हैं, बिकॉज आई ऑनेस्टली फील फेलियर्स शुड बी नॉट टू बी हिडन बट इट शुड बी worn एज अ बैज ऑन योर चेस्ट, बिकॉज इट हेल्प्स यू लर्न अ लॉट, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? हाँ जी। सो सर, टू बिगिन विथ, मुझे जानना है आपके पूरे जर्नी के बारे में, मतलब आप छोटे से बड़े तक का जर्नी मुझे पूरा आपसे समझना है। वेर यू वर बॉर्न, आपने स्कूलिंग कहाँ की, इंजीनियरिंग कहाँ की, आपका MBA आपने कहाँ किया, और उसके बाद फिर आपने क्या किया टिल नाउ, एक संक्षिप्त में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, मेरा जन्म हुआ लखनऊ में। उस समय हमारे पिताजी भारतीय रेल में काम किया करते थे, और मेरी और मेरी बड़ी बहन का जन्म वहीं हुआ। और जब मैं 3 साल का था तब उनकी बदली हुई पूना में। अच्छा। तो DRDO में ज्वाइन हुए वो, और तब से रिटायरमेंट तक वो यहीं रहे, और उस वजह से हम लोग भी यहीं पे रहे। ओके। उसके बाद तो मतलब स्कूल यहाँ पे हुआ, कॉलेज यहाँ पे हुआ, ठीक है, और पहली नौकरी भी यहीं पे लगी। तो सिर्फ 2 साल के लिए मैं बाहर गया था कलकत्ता में पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद 1 साल नौकरी बाहर की, और उसके बाद फिर से पुणे। तो मतलब अगर मैं 56 साल का हूँ तो आप समझ लो 3 साल छोड़ दीजिए तो 3 और 3 6 एक्चुअली 6 साल छोड़ दीजिए तो मैं 50 साल पुणे में रह चुका हूँ। तो सिर्फ मेरी मराठी थोड़ी खराब है, तो जब भी मैं मराठी में बात करता हूँ तो कोई पुणे वाला आदमी तो समझ जाते कि यार ये पुणे वाला है, ठीक है, लेकिन दिल से हम क्या बोलते हैं, पुणेकर है, यानी थोड़ी फार मराठी बोलू शकतो। अमेजिंग। सो डू यू स्लीप फ्रॉम 1 to 4? Absolutely not 1 to 4, but I am out of the office from 1 to 4. मतलब तो सर आपने स्कूलिंग कहाँ करी? तो स्कूलिंग में मेरी एक हम लोग जब छोटे थे, मतलब पहले 15 साल पुणे में हम लोग रहे, दापोड़ी नाम की एक जगह में, और दापोड़ी से करीब 2-3 किलोमीटर दूर खड़की नाम की एक और जगह है, विच इज अ कैंटोनमेंट एरिया, और वहाँ पे एक जेजुइट स्कूल है, सेंट जोसेफ नाम का, सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल। तो 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक स्कूलिंग वहाँ पे की। ओके। 11th 12th was in another school called St. Vincent's, Pune में। Oh, amazing. And college was the College of Engineering, Pune, COEP. So I did mechanical engineering from there. What drove you to doing engineering? So was it just because, at that time, I mean, till recently there was a trend of doing engineering or medical, as those were looked as the mainstream careers. Is that what drove you to do engineering, or it was since your father was already into a technical field, you also wanted to do that, something of that sort? See, मेरा जो सोचना है ना कि हर बच्चा कंफ्यूज होता है, और होना भी चाहिए। मतलब जो बच्चा जन्म से सुलझा हुआ है, कुछ तो अजीब है उसके बारे में, ठीक है। तो कई बार हम लोग
अपना खुद का करियर डिसीजन नहीं लेते, माँ बाप लेते हैं, राइट ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं और कोई भी चीज को आप 10 गुना 100 गुना दोहरा दो तो सच्चाई बन जाती है, झूठ भी सच बन जाता है, ठीक है। ओके तो Interesting. जब से बचपन था तब से पिताजी ने कहा था यार बेटे तेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मतलब मैंने तो और कुछ सोचा ही नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, Right. हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात है अक्षय, जो मैं बहुत लोगों को सुनाया नहीं है, लेकिन मेरा कोई एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ खास एवरेज सा था, और मेरा एक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने इंजीनियरिंग के भी दिए थे, जेई वो वगैरह वगैरह, तो एक एग्जाम जहां पे मेरा हो गया था सिलेक्शन, वो था यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो कि आज के दिन आईआईटी रुड़की कहलाता है, राइट। तो अपने पोतों को दोतों को मैं जरूर शान के साथ कहता हूँ कि बेटे मेरा भी आईआईटी में हुआ था, मैं गया नहीं, ठीक है। और उसका एक ही कारण था अक्षय, हाँ. उसका कारण ये था कि जेई में अंग्रेजी का पेपर होता था, राइट, जो क्वालिफाइंग पेपर होता था, ठीक है, मतलब द मार्क्स वुड नॉट गेट काउंटेड फॉर एडमिशन। रुड़की का जो पेपर था उसमें इंग्लिश वाज काउंटेड, अच्छा, तो आई गॉट इनटू रुड़की क्योंकि मेरी अंग्रेजी अच्छी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजी जरूर अच्छी थी, अच्छा, ठीक है, तो रुचि थी अंग्रेजी में, और इंजीनियरिंग में चलो घुस गए पिताजी के कहने से, राइट। लेकिन आई थिंक अभी भी आज के दिन में भी मेरी दोनों की रुचि जारी है, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने अंग्रेजी छोड़ दी है या मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी है, दोनों के बीच में थोड़ा सा मेरा एक तालमेल चलते रहता है। एंड देन आफ्टर दैट यू जॉइंड टाटा मोटर्स, इज दैट अ रिज्यूम मेंशन, राइट? सो इंजीनियरिंग खत्म होते वक्त मेरे पास में हाथ में 3 नौकरियां थी। And then you worked in telco for a year, 2 years 2 years, in maintenance or production? No, तो टेल्को में क्या था, इट वाज काइंड ऑफ कॉलेज का एक एक्सटेंशन था, Right. तो वो जमाने में उनकी फिलॉसफी थी कि यार जो इंजीनियरिंग से फ्रेश बच्चा आता है उसको प्रैक्टिकल कंपनी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, राइट। तो उस वजह से एक रोटेशन होता था, राइट, हर बंदे को ट्रेनिंग डिवीजन में पहले डालते थे 2 months 3 months, फिर उसके बाद में हर बंदे को मेंटेनेंस में डालते थे, हर बंदे को प्रोडक्शन में डालते थे, काफी लोगों को डिजाइन में डालते थे, तो ऐसा करके रोटेशन हुआ करीब 1.5 साल के आसपास में। वाओ। और उसके बाद में आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाता था, बेस्ड अपॉन वेयर यू हैव एक्सेल्ड, बेस्ड ऑन फिट क्या है, रिक्वायरमेंट कहाँ है, आप चाहते हो डिजाइन ज्वाइन करना है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर में जगह नहीं है तो आपको डिजाइन नहीं दिया जा सकता है। तो आई एंडेड अप इन क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, ठीक है, नाइस। एंड बहुत बहुत बढ़िया बॉस थे मेरे, अनूप जैन, उनसे आज भी टच में हूँ 35 इयर्स लेटर। वाओ। तो टाइप के गुरु मैं कहूंगा हर आदमी की जिंदगी में रहते हैं। एक जो गुरु आप खुद चुनते हो, और एक जो आपको सोसाइटी देती है, राइट। सो दूसरे कैटेगरी के गुरुओं में आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स कुछ हद तक हो गए, आपके कंपनी के बॉसेस हो गए, ये इम्पोज्ड गुरुज हैं। अच्छा, इम्पोज्ड गुरुज, ओके, ठीक है। तो आपको चाहे या ना चाहे आप माँ बाप को बदल नहीं सकते, राइट, करेक्ट। एंड इन टू सम एक्सटेंट सबसे बड़े गुरु तो वही होते हैं, right. वही रोल मॉडल बनते हैं हमारे, राइट। टीचर्स और बॉसेस का थोड़ा सा कंट्रोल रहता है आपके पास में, उसमें भी नसीब का एक रोल रहता है, ठीक है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि अगर सही गुरु नहीं मिलता है तो नए गुरु की खोज करनी चाहिए, लेकिन वो वहीं पुराने स्कूल में पढ़े रहते हैं या कॉलेज में पढ़े रहते हैं, जबकि उनको मजा नहीं आ रहा होता है, या वो वही नौकरी में सालों साल निकाल देते हैं, जबकि उनको पता है कि यार ये गुरु मुझे कुछ सिखा नहीं रहा है। मोस्टली बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन, चल रहा है, ठीक चल रहा है, हो रहा है, पॉसिबल, लेकिन आई थिंक जो जिंदगी को देखूं मैं अगर, तो आप अगर ज्यादा ही चले गए कंफर्ट जोन में, तो आपको आगे चल के मुश्किल होगा, डेफिनेटली, यस, राइट। तो कोई भी नौकरी में अगर मजा नहीं आ रहा है, मतलब आपको, जब मैं पहले बात कर रहा था तो मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको संडेज बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब नौकरी बदलने का समय आ गया। If you're not truly enjoying it, करेक्ट। तो मतलब भैया मंडे को उतना ही मजा आना चाहिए जितना आपको संडे को आ रहा है, करेक्ट। तब आप कहोगे कि नौकरी आपकी अच्छी चल रही है।
राइट, योर ऑफिस, योर बिजनेस या आपका फैक्ट्री, जो कुछ भी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो, आपका बिजनेस है, दैट शुड बी अ सेकंड होम, बिकॉज यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर, और उसमें मजा तो आना चाहिए। Right? 100% तो मतलब हम लोग ये नहीं कहते कि यू नो घर पे जब काम कर रहे होते हैं, यार संडे है मैं काम नहीं करूंगा, करोगे ना? True. करेक्ट। तो सेम वे कंपनी में भी अगर समझो गलती से संडे को काम करने की अगर नौबत जरूरत आई, पड़ गई, नौबत आ गई, तो हमें करना चाहिए, करना- खुशी खुशी करना चाहिए। इसका मतलब हमें मजा आ मजा रहा आ है। रहा है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द ओल्ड पॉइंट कि दीज आर योर इम्पोज्ड गुरुज, Yeah. ठीक है, जो लोग सोसाइटी आपको दे रही है। मतलब आपके पास चॉइस है वहां पे भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एक लक्ष्मण रेखा है कि यही गुरु मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इसके इन लोग के अलावा आपके खुद के भी गुरु होते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि गुरु आपसे हमेशा 25 साल 50 साल बड़ा हो, राइट। ठीक है। जब हम छोटे रहते तो अक्सर कोई दोस्त हमारा जो हमसे 3-4 साल बड़ा हो, वो हमारा गुरु बन जाता है, राइट। तो मेरे जिंदगी में हमारे एक दोस्त थे जो हमसे 3 साल बड़े थे, सुधीर कृष्णा, आज भी टच में हैं उसके। तो वो जो करते थे हम भी वही करना चाहते थे। When you were kids in DRDO and पाषाण में, right? नहीं, दापोड़ी में हम लोग। अच्छा। तो we went to the same school, we went to the same junior college, we went to the same engineering college, we chose the same branch. अच्छा। So तो to that extent हमने हमारे पहले गुरु का साथ दिया। वाह। उसके बाद में थोड़ी सी दिशाएं अलग हो गई, राइट। तो कोई गुरु बदलते रहेंगे आपकी जिंदगी में, लेकिन कई बार जो आप किनको रोल मॉडल पकड़ के चल रहे हो, करेक्ट, वो बहुत जरूरी है। करेक्ट, राइट। अगर आपके रोल मॉडल गलत हो गए तो आपकी जिंदगी एकदम अलग होने वाली है। करेक्ट। तो ये रोल मॉडलिंग जो है कई बार सोसाइटी सर्कमस्टेंसेस कर देते हैं, लेकिन कई बार आपके पास हाथ में रहते कि मैं किस तरीका का आदमी या पर्सन बनना चाहता हूँ। So you have to look at your ideals and have to choose properly. That was deep. Very nice. And then, sir, what drove you for MBA then after that? Because Tata, as you said, you were enjoying the job, enjoying the boss. फिर MBA क्यों? मतलब IIM is, I suppose it was as difficult as it is now to crack it. Okay, तो देखो, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमें ज्यादा कोई श्रद्धा नहीं थी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, ये एक पीयर प्रेशर था। अच्छा, ऑल योर अदर फ्रेंड्स वर गेटिंग। अब जैसे इंजीनियरिंग के बाद मेरे पास ऑप्शन था, गेट दिया था, परसेंटाइल ठीक ठाक आ गया था, IIT में मिल रहा था, लेकिन बोला छोड़ो ना यार, क्या करना है, बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर जब टेल्को में हम घुसे तो देखे कि हम लोग का काफी बड़ा बैच हुआ करता था, GT लोग का, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर का, और 100 में से समझ लो आप 80 लोग तो कोई ना कोई एग्जाम दिया करते थे। तो अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आप ऑड मैन आउट हो। अच्छा। तो हमने भी वही किया, गेट तो दे ही चुके थे पहले, GRE भी दे दिया, कैट भी दे दिया, जो पॉपुलर एग्जाम थे वो सारे के सारे दे दिए। ओके। GRE में थोड़ा फट गई हमारी, ठीक है, स्कोर अच्छा नहीं आया। Otherwise you would have gone to US. शायद, ठीक है, लेकिन मेरा जो लॉजिक पार्ट है ना वो थोड़ा कम था, अभी भी कम है। ठीक है। ओके। कैट में मटका लग गया, ठीक है, तो हम चले गए। मतलब ऑनेस्टली यही कारण था, मतलब हमने कोई सोचा नहीं था कि बिजनेस करना है या ये करना है या वो करना है। अब फ्लो के साथ था तो हम चले गए। मतलब कई बार मैंने मतलब मैं बहुत, मेरा फेवरेट शब्द है सेरेंडिपिटी अंग्रेजी में। तो सेरेनदीप जो है वो श्रीलंका का संस्कृत का या पुराना नाम माना जाता है। राइट। तो कहानी ऐसे जाती है कि कोई एक नाविक, ब्रिटिशर प्रॉबेबली, वो गलती से इस आइलैंड पे पहुंच गया और उसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो वो उस चीज को ढूंढने नहीं निकला था, लेकिन वो मिल गई। करेक्ट। तो इसीलिए अंग्रेजी में ये जो शब्द आया सेरेंडिपिटी, सेरेंदीप, इससे तो यार आप ढूंढने नहीं निकले हो, लेकिन कोई चीज अच्छी मिल जाती है रास्ते में, आप चल जाते हो उस चीज के साथ। करेक्ट। तो ये मेरी जिंदगी में कई बार हुआ है कि ऐसा कोई प्लान नहीं था कि टीचर बनूंगा या इंजीनियर। चलो इंजीनियर कुछ हद तक पिताजी का प्लान था, ठीक है, लेकिन MBA करूंगा, कोई प्लान नहीं था। लेकिन
देखा लोग कर रहे हैं, एक दिशा है, चलो देख लेते हैं क्या होता है, कर लिया, ठीक था। सो उस वजह से मैं IIM कलकत्ता के अंदर गया। सो लुकिंग, अगर आप उस दौर को देखते हो तो डू यू थिंक, और आज के बच्चों के अगर आप क्या कहना चाहते हो कि अगर आप एक अच्छे जॉब में हो जो आपको अच्छा ग्रोथ दे रहा है, सो शुड दे परस्यू MBA? Does it really help? और लाइफ इज द बिगेस्ट MBA ऑफ कोर्स, बट अगर फॉर एग्जांपल किसी का एंड गोल अगर हाँ, बिजनेस करना है हाँ, तो क्या उस व्यक्ति को MBA करना चाहिए? देखो, ज्यादा करके अगर आपकी बजट्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, आज के दिन में अच्छा मैनेजमेंट प्रोग्राम आपका कम से कम 15 लाख रुपए, 15 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक खर्च आता है आपका। तो इन अ वे अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि आइडिया सही है, टाइम सही है, तो मैं कहूँगा यार पैसे 30 लाख रुपए तुम बिजनेस में लगा लो, ठीक है। मैनेजर्स कैन ऑलवेज बी हायर्ड, करेक्ट, मिल जाते हैं, करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस फैमिली से हो एंड बजट्स का आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो MBA करने से आपको एक नेटवर्क मिल जाता है, राइट, ठीक है। कई बार बिजनेसमैन का प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको सलाह देने वाला कोई नहीं रहता, उसके दोस्त लोग जो रहते हैं टिपिकली, यू नो, राइट, इट्स अ लोनली लेकिन प्लेस टू बी इन। हाँ, लेकिन करेक्ट, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे सब लोग को इंटरेस्ट बिजनेस में है, चाहे एज एम्प्लॉय हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो। तो बाद में कभी आप किसी से बातचीत करना चाहते हो या आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी आप नेटवर्क का अपना इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो आपको एक नेटवर्क मिल जाता है MBA से। सो कोई क्लियर आंसर नहीं है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपका फैमिली इनकम कोई ज्यादा नहीं है, करेक्ट, तो मैं कहूंगा कि यार इवेंचुअली अगर बिजनेस करना है तो पहले ही शुरू कर दो, जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा। ग्रेट, अमेजिंग। सो उसके बाद फिर आपने क्या किया आफ्टर IIM कलकत्ता? आई मीन ऑफ कोर्स कैंपस प्लेसमेंट हुआ होगा, क्योंकि वहां पे तो आई मीन इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स वर ऑफर्ड ओवर देयर फॉर यू? तो IIM में आई वाज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो COEP में तो अच्छा किया हमने, लेकिन IIM में तो हम बहुत बिलो एवरेज थे। तो नौकरी मिली, ऐसा नहीं कि नहीं मिली। तो हम को एक नारियल तेल बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिली। गेस करने के लिए क्या रिवॉर्ड दोगे आप? देखो, मैं नारियल तेल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसलिए बाल का हाल देखो। नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, क्योंकि इट्स द लार्जेस्ट कोकोनट ऑयल कंपनी इन टर्म्स ऑफ इंडिया, मैरिको। तो सेल्स में था, 10 महीने रहा वहां पे, और उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो then you started off with how did teaching come in all this? Because आपने इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस लिया, फॉर एग्जांपल एक B2C ब्रांड जो एक बहुत ही मार्केट लीडर है, एक टाटा मोटर्स हो गया जिसमें वो लोग मैन्युफैक्चरिंग, आप QA में थे, तो व्हाई डिड दिस टीचिंग कम इन बिटवीन? मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे टीचिंग करनी चाहिए? व्हाट वाज दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट? सी, बहुत सारे आपके प्रश्नों का ना मेरा उत्तर वही रहने वाला है, और आपको पता है क्या है? श्रीलंका वाला जो सेरेंडिपिटी, ठीक है। तो उसका भी आंसर सेरेंडिपिटी है। तो हम जब मैरिको का जॉब छोड़े तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था, ठीक है। इन अ वे आपने ऐसे छोड़ दिया? इट वाज अ फोर्स्ड डिसीजन, चलो लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। हम कोई छुपाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिसीजन मेरा नहीं था। ठीक है। तो अब वापस आए तो थोड़ा टाइम तो हमने दूसरी नौकरियां ढूंढी, फिर दिमाग में कीड़ा आने लग गया, यार जिसका कोई नहीं होता है उसका बिजनेस होता है, ठीक है। कई बार देखो तो आप देखो ना, इट्स अ फैक्ट, हाँ, कि कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए घुसते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो खैर हमारे पास शायद ऑप्शन होते अगर हम ढूंढते तो, लेकिन हमने सोचा चलो करके देखते हैं। देखो, कोई आइडिया नहीं थे क्या करना है, बिजनेस करना है ये जरूर आइडिया था।
तो ये जो कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को लगता है कि यार जिसके बाल सफेद हो गए उसके जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रू ट्रू। तो 1995 में हम्म हमारे दिमाग में ये भी दुविधा थी, यार बिजनेस करो तो क्या करो। हम्म तो सोचा, पहले हम कंज्यूमर गुड्स बैकग्राउंड से थे तो हमने सोचा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, डिडंट वर्कआउट। ठीक Okay. है, तो ऐसे घूमते फिरते मेरे को मेरे पुराने, फिर मैं लास्ट पोस्टिंग वाज इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में हमारे एक दोस्त ने बोला था, देख बेटे तेरे को तो पता नहीं तू क्या करने वाला है, ठीक है। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जिसका कोई नहीं होता है उसका बिजनेस होता है। तो एक और कहावत है, जिसको और कुछ नहीं आता है वो टीचर बन जाता है। उसने कहा बेटे तू जाएगा, तेरे पास टाइम ही टाइम होगा, तो यार टीचिंग वीचिंग कर लेना। करेक्ट। तो हम पुणे पहुंचे के बाद में हम गए 2-3 MBA कॉलेजेस में। उस समय इतने थे भी नहीं, राइट। ठीक है। तो कौन से कॉलेज थे पुणे में उस टाइम पे? तो If आई you remember properly. वेंट टू 3 प्लेसेस। आई वेंट टू सिम्बायोसिस, और उसके बाद IMDR, और उसके बाद में पुणे यूनिवर्सिटी। पुम्बा। नाउ आउट ऑफ द 3, 2 said yes. वाओ। करेक्ट। सिम्बायोसिस में जॉर्ज जूडा नाम के डायरेक्टर हुआ करते थे उस समय, उनका ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैड टू ऑफर। लेकिन शरद जोशी करके जो थे, जो उस समय डायरेक्टर थे पुम्बा के, IIM अहमदाबाद के पास आउट थे वो, और प्रोफेसर भूपटकर नाम के बहुत नेक्स्ट गुड डायरेक्टर एट IMDR। सो बोथ ऑफ देम ने कहा कि यार चलो हमारे यहाँ पढ़ाना शुरू कर दो। तो 1995 में मैंने अपना टीचिंग का करियर शुरू किया एज अ विजिटिंग फैकल्टी, एंड इट वाज एंजॉयबल, राइट। तो सेरेंडिपिटी वाली चीज थी, यार अगर अच्छा लग रहा है तो करो ना। और करेक्ट। सो ओवर टाइम आई फाउंड माई सेल्फ कि ज्यादा का ज्यादा टीचिंग में खींचा गया मैं, और बाकी जो चीजें थी वो थोड़े कम होते गए। तो फिर 25 साल हमने ऑलमोस्ट वही किया। आपको कौन से उम्र में आपका कॉलिंग मिला कि मुझे ये अभी अच्छा लग रहा है? व्हाट वाज दैट एज ऑफ योर्स? आप कितने उम्र के होंगे रफली, जस्ट फॉर? सो प्रोबेबली 25-26 साल, समवेयर देयर। नॉट 21 फॉर श्योर। 21 साल की उम्र में कुछ नहीं था, ठीक है, राइट। सो आई फिनिश्ड एजुकेशन एट 21, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा इधर उधर घूमना हुआ, राइट। करेक्ट। काफी पापड़ बेले हमने भी, लेकिन अराउंड 25-26 के आसपास में फाउंड हाँ ये ठीक लग रहा है। अच्छा, सो यू गॉट कॉलिंग। आई मीन इफ यू, अगर आप देखेंगे तो बाकी जो लोग कंफ्यूज अभी घूमते हैं, तो उससे तो आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी आ गई थी। आई थिंक कंफ्यूजन वाला था, हाँ। तो आपको काफी अर्ली उम्र में आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया कि मुझे नॉट रिलेटेड टू बिजनेस बट आई वांट टू परस्यू टीचिंग एज अ करियर। दैट वाज, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको ये बहुत जल्दी क्लैरिटी आ गया उसका? पता नहीं, मतलब जल्दी या लेट, लेकिन आई वुड से कि अगर मैं कट ऑफ डिफाइन करता हूं तो रफली स्पीकिंग शादी करने के पहले अगर क्लैरिटी आ गई तो अच्छा रहता है, ठीक है। सुलझ जाना चाहिए, उसके बाद में शादी करना आसान होता है, करेक्ट। हमको बहुत पापड़ बेलने पड़े थे शादी करने के लिए, लेकिन आज का पॉडकास्ट का वो टॉपिक नहीं है, वो कभी और हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके बाद फिर आपने टीचिंग कितने साल कंटिन्यू किया अलग अलग कॉलेजेस में? नो, कॉलेजेस में IMDR में काफी साल किया, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल एज अ विजिटिंग फैकल्टी मैंने कंटिन्यू किया। पुम्बा जल्दी छोड़ दिया था, ठीक है। पुम्बा 2 साल के अंदर छोड़ दिया था, बट IMDR क्योंकि मेरे ऑफिस के एकदम पास में था तो कन्वीनियंट था। तो करीब 15 साल मैं IMDR में डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पढ़ाई करता था, सेकेंड ईयर MBA के बच्चों को। सर, ये बुलजाई कब आया इन द सिनेरियो? मतलब आपको क्या ऐसा लगा कि मुझे क्लासेस लेने चाहिए? क्यों लगा? आपने कुछ सोचा था उसके पीछे? देखो, मैंने क्या था, आपके बहुत सारे प्रश्नों का मेरा एक ही जवाब है, हाँ। श्रीलंका सेरेंडिपिटी, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे 2 क्लासमेट्स थे, हरिहर नारायण स्वामी और सरवना भास्कर। तो हरि जो था उसने
अपना वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा था। लिंटास नाम की एक बड़ी एजेंसी हुआ करती थी एक ज़माने में। जिन्होंने बजाज का कमर्शियल किए थे। करेक्ट, सेम कंपनी। हमारा बजाज। हाँ, हमारा बजाज बनाने वाले वही थे। करेक्ट। तो हरी पूना आया और उसका डिसीजन था कि कोचिंग क्लास शुरू करनी है कैट के लिए। तो ऐसे ही हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, तो उसके थ्रू मुझे पता चला यार हरी आया हुआ है। तो एक दिन हम दोनों मिले, मैंने पूछा हरी क्या कर रहे हो भाई? बोला देखो ऐसा ऐसा प्लान है। तो हमने ऑफर मार दिया। मैंने बोला तुमको कोई मुफ्त के टीचर चाहिए होंगे तो बोल देना, हम तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं और समय तो बहुत है हमारे पास में। तो मैं कहा ठीक है, नेकी और पूछ पूछ, जब शुरू करेंगे तो आ जाना। तो हमारा सबसे पहले क्लैरिफिकेशन बुलजाए हमने नहीं शुरू किया। अच्छा। हमारे मित्र हैं हरिहर, उनने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद भास्कर ज्वाइन किए एंड आई वाज द लास्ट टू ज्वाइन एक्चुअली। अच्छा, फुल टाइम? नहीं, पार्ट टाइम। अच्छा। सेम जैसे IMDR में जाता था विजिटिंग फैकल्टी, यहाँ पे भी हफ्ते में, वहां पे शायद हफ्ते में 1 आध दिन जाता था, यहाँ पे 3 बार जाना पड़ता था या 2 बार जाना पड़ता था बैचेस के बेसिस पे। तो अगेन पैसे वैसे का कोई लेन देन की बात नहीं थी। बोला यार तुम दोस्त हो, तुम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, मैं मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। तो अब अगेन किस्मत बोल लो कि अपने अपने वजह से भास्कर और हरी को पूना छोड़ के जाना पड़ा। हरी बॉम्बे चले गया जहां आज भी वो रहता है। भास्कर पहले मदुरई गया, फिर चेन्नई गया, वो आज भी वहीं रहता है। तो जब हमारे 2 मित्र जा रहे थे तो उनने मेरे को पूछा भैया आप कंटिन्यू करना चाहोगे क्या ये? ठीक है, अगर आप ना बोलते तो हम इसको बंद कर देंगे। तो हमने सोचा यार क्या बुरा है, करके देख लेते हैं। उस समय मैं एक मैन्युफैक्चरिंग का कुछ ना कुछ सेटअप था मेरा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं। तो 1 साल दोनों साइड बाय साइड चले, 96 से 97। हाँ जी। तो 1 साल में ना धीरे धीरे करके रियलाइजेशन आ गया कि यार ये जो बिजनेस है पढ़ाने वाला, उसमें मजा ज्यादा आ रहा है। अच्छा, शायद रिस्क भी कम है। प्योरली बेस्ड अपॉन योर गट फीलिंग, या कुछ कैलकुलेशन किया था मैन्युफैक्चरिंग में इतना खर्च हो रहा है या इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो इसमें प्रॉब्ली कम इन्वेस्टमेंट लगेगा? आई थिंक द सिंपल थिंग वो, देखो एंटरप्रेन्योरशिप जो रहता है ना बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ था, मैंने एक रिस्क लिया था जिसमें मैं गलत हो गया था। अच्छा। एक हमको ऑर्डर आया था जिसका मैंने एडवांस नहीं लिया था और मशीन डिलीवर कर दी थी। और उसमें वो जमाने में 1 लाख का नुकसान हुआ। मेरे 3 पार्टनर थे, तीनों ने क्या बोलते हैं, मतलब अगर मैं मराठी शॉर्ट फॉर्म यू करूँ, GPL कर दिया मेरे को फिर। हाँ ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रेस वाला इंसिडेंट था कि बॉस तो यहाँ पे क्या था, कम से कम रिकवरी का तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। राइट। करेक्ट। यू हैड मेनी मोर कस्टमर्स, एडवांस पेमेंट था। हालांकि कई बार हम लोग पेमेंट लेना ही भूल जाते थे, वो बात अलग है। राइट। लेकिन ओवरऑल सर्वाइवल वाज इजी। So larger market also, larger audience to cater? That really was not. मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, बट यार ये इसमें रिस्क कम लगे मेरे को। एंड दूसरा की खुशी ज्यादा मिलती थी। राइट। करेक्ट। यू कुड सी रिजल्ट्स मच फास्टर। तो दैट्स हाउ इंस्टेंटेनियस नहीं हुआ। ठीक है। आप जब भी आप कोई चीज पे डाइवर्सिफाई करते हो, ठीक है, सपोज आप बिजनेस चला रहे हो और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप पुराना बिजनेस तो बंद नहीं करोगे ना, नहीं करोगे, of course पहले नहीं। आप उसको चला के देखोगे। करेक्ट। कि आ रहे हैं क्या, पैसे आ रहे हैं क्या, मजा आ रहा है क्या। अगर दोनों का आंसर हाँ है तो आप फिर पुराना वाला बंद करने की सोचोगे। लेकिन दोनों में से एक का भी आंसर अगर ना है तो फिर पुराना वाला बंद करना ठीक नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस चला रहे हो, लार्ज या जो भी स्मॉल स्केल पे हम लोग बात करते हैं, और आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसके अंदर, तो पहले उसको बिफोर यू गो ऑल इन, आप उसको में पूरा ऑल इन जाने के पहले उसको ट्राई करना बहुत ही अच्छा एडवाइस है सर, बहुत ही अच्छा एडवाइस। बिकॉज बहुत बार मैंने से देखा हुआ है कि एक चलता हुआ बिजनेस, लोग नए बिजनेस को परस्यू करने में उसको नजरअंदेखा कर देते हैं या उस पर फोकस नहीं करते, और ये बिजनेस भी ठप और वो बिजनेस भी टेक ऑफ नहीं कर रहा है, तो उसमें ये और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। और कई बार अक्षय क्या होता है ना, दोनों बिजनेसेस रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो हमारे केस में भी बुलजाई में एक थोड़ा सा हम लोग का जो गलती हुई
कि जब ये ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ हम्म, 2008 के आसपास, हम्म, तो हम लोग ने बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन में डाल दिए और हमारा जो कोर क्लासरूम का बिजनेस था वो सफर किया उस समय। अच्छा, अच्छा, करेक्ट, ये कोर्स हाइंडसाइट में आपको कह सकता हूं मैं। तो वो चीज जब हमने नहीं की तो हमें नुकसान हुआ। when the time came, right, when Right. it matured, हाँ, तो अब खैर वी आर बैक, वी स्टिल हैव अ गुड क्लासरूम प्रेजेंस, राइट। लेकिन आई थिंक मतलब शायद अच्छा हुआ हम बैजू नहीं बने। आई होप बैजू हमको लॉ सूट नहीं फाइल करने वाला है इस बात पे। राइट, इन अ वे दैट वाज गुड, सो वी स्टिल कंटिन्यू टू सर्व स्टूडेंट्स एंड खुशी के साथ कर रहे हैं। So, when you started Bullseye, what was the basic investment you had, and in terms of rupees, and how did you start it? So, मतलब classroom पहले लिया rent पे या मतलब chair लाए, मतलब everything. So, I want to know. So, basically ऐसा समझिए कि मुझे अभी classroom शुरू start करना करना है, है, राइट। तो मैं क्या मुझे करना चाहिए उसके लिए? देखो, कोई भी बिजनेस में आपकी शुरुआत हमेशा कम पूंजी के साथ होती है। Right. तो आपके पास में अगर बजट्स कम हैं, समझो आपके पास पॉकेट में 15 लाख रुपए हैं, तो अब 15 लाख रुपए का क्लासरूम तो नहीं खरीदोगे ना, Right. करेक्ट। अगर आपको सब कुछ रेंट पे मिल रहा है तो बढ़िया। Right. अगर आपको ऑफिस मिल रहा है या स्पेस मिल रही है और उसमें थोड़ी बहुत कुर्सियों और बोर्ड शोर्ड डालने हैं तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है, Right. ठीक है। साइम सिंह, आज के दिन में अगर मुझे एक 20-25 कुर्सियां एक रूम में डालनी है और एक व्हाइट बोर्ड डालना है, ठीक है, तो 50,000 से 1 लाख में काम हो जाएगा, Right. करेक्ट। फाइनली कोई भी एजुकेशन बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बच्चे की लर्निंग। तो अगर आपके टीचरों में ये सीखने की क्षमता बढ़ाने की बात है तो आपका बिजनेस चलेगा। अच्छा, ठीक है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ तो रोल होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बहुत ही ऐसे जगह में बैठो जहां कोई कंफर्ट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। दोज आर गिवंस, राइट, करेक्ट, कि आपके आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, करेक्ट, कि आपका सिविल इंजीनियरिंग बेसिक्स बोलता है कि आपके क्लासरूम्स या पब्लिक स्पेसेस में एयर चेंजेस होने चाहिए, मे बी 5 एयर चेंजेस एन आवर और व्हाटएवर इट इज टाइप्स, तो वो वेंटिलेशन होना चाहिए, कुर्सियों का एक बेसिक कंफर्ट होना चाहिए, आसपास के एम्बिएंट नॉइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें गिवन होती है, हाइजीन फैक्टर्स बोल सकते हैं इसको। लेकिन फाइनली जो काबिलियत है टीचर की, उसकी टीचिंग की पावर नहीं है, वो लर्निंग को फैसिलिटेट कैसे कर रहा है या कैसे कर रही है, ठीक है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हुनर अगर आप में है तो आप एजुकेशन में घुस सकते हो। इट्स नॉट अबाउट चार्मिंग पीपल विद योर करिश्मा और थेरेटिक्स, ठीक है। हाँ, कोट वोट पहन के आते हैं, राइट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई मैं तो नहीं सीखा ना यार, तू भले ही आईआईटी का पास आउट हो, मेरे को सीओई में घुसाया क्या तूने? करेक्ट, घुसा लिया तो तू गॉड है, गॉड। तुम हार्वर्ड का होने दो, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारे हार्वर्ड पन का क्या फायदा? That's it. So, when your two partners left, जो आपके 2 पार्टनर आपको तो उन्होंने ये बुलसाई छोड़ा, तो what बुलसाई का साइज क्या था? मतलब कितने बच्चे आ रहे थे, आपका कितना बड़ा स्पेस था, और आप कौन से कोर्सेज ले रहे थे? कैट, जीआरई, जीवाट, एवरीथिंग? नहीं, we had started only with CAT, तो CAT ही चल रहा था। We had 2 centers, एक चेन्नई में था और एक पूना में था उस समय। हाँ, तो we started that, दूसरे साल में हमने शुरू कर दिया था। तो दोनों मिला के आप समझ लो उस समय करीब 150-200 बच्चे के आसपास रहे होंगे हमारे पास में। गुड नंबर इन दैट स्मॉल स्पैन। क्या फिर उसको कि हम लोग अच्छे पढ़ाने वाले बच्चे आ जाओ हमारे पास, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे और क्लासेस भी स्टे पुणे में उस टाइम पे। उस समय कंपटीशन कम था अक्षय, कंपटीशन कम था। मतलब मुझे 2 नाम याद आ रहे हैं जिसमें से एक अभी भी है, एक का बिजनेस अभी खत्म हो गया। एक जो मार्केट लीडर था, एक सुजाता खन्ना मैम की मैडम हुआ करती थी और वो क्लास चलाया करती थी करियर फोरम के नाम से। और दूसरे अभी भी जो है दिलीप ओक्स एकेडमी करके, ठीक है,
तो ये दोनों लोग थे जो उस समय मार्केट में थे और बड़े नाम थे। बड़े नाम थे। तो जब हम लोग आए तो देखो सबसे पहले तो था कि हम लोग IIM ग्रेजुएट्स थे तीनों, तो उससे थोड़ा सा तो फर्क पड़ा। हाँ, कि लोग बोलते थे यार चल ये लोग अगर गए हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो होता होगा इनको, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि थोड़े एक दो मीडिया में आर्टिकल आए हमारे बारे में। अच्छा। तो आप अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो और अगर आप PR पे इन्वेस्ट करते हो कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग, तो आपको रिटर्न ज्यादा अच्छे मिलते हैं। देखो हमने, ये तो किस्मत थी हमारी कि हमारा एक दोस्त था, उसकी मॉम पुणे टाइम्स में काम करती थी, तो उन्होंने एक फीचर किया हमारे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में आप खुद की क्या बोलते हैं, हाँ मतलब ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट है ना, मतलब आप ही बैंड बाजा बजा रहे हो खुद का। लेकिन यहाँ पे कोई और कह रहा है, एंड टिपिकली मीडिया थोड़ा अनबायस्ड पाना चाहता है, राइट? करेक्ट। तो कोई अनबायस्ड ऑब्जर्वर बोलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को आप पूछते हो, अगर समझो कोई एजुकेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप 5 लोग से पूछोगे ना यार कौन सा अच्छा है, राइट? अब ऑब्वियसली ये जो 5 लोग से आप पूछने वाले हैं ये आपके एम्प्लॉइज तो नहीं है ना, कोचिंग क्लास के एम्प्लॉय तो नहीं है आपके, राइट? तो ये लोग की क्रेडिबिलिटी ज्यादा मानी जाएगी कंपेयर कि आप काउंसलिंग में मेरे पास आए और मैंने कहा नहीं यहाँ ज्वाइन करो, ये है वो है वगैरह वगैरह काइंड ऑफ थिंग्स, तो बोले यार ये तो बोलेगा ये इसी की क्लास है, ठीक है, वर्सेस कोई दूसरा बंदा बोलेगा हाँ यार मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ, या मेरा दोस्त यहाँ पढ़ चुका है, या मेरी बहन यहाँ पढ़ चुकी है और उसको अच्छा लगा वहां पे, टीचर्स का बिहेवियर अच्छा है, हेल्पफुल होते हैं, पर्सनल अटेंशन मिलता है, तो ये सारी चीजें का मायना ज्यादा रखता है। राइट। जेनजी अभी जन क्या अल्फा चल रहा है, जो भी हो, ठीक है। उनका जो बायस्डनेस रहता है वो इतना नहीं रहता है। देख बेटे मैं समझा रहा हूं, तू समझ गया तो ठीक है, मेरा काम नहीं है तुझे समझाना। करेक्ट, तेरे पे एहसान कर रहा हूँ। हाँ, तो एहसान कर रहा है जो भी दोस्ती के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, दोस्ती के खाते में करेक्ट, बाद में पार्टी दे देना मेरे को, व्हाटएवर इट इज टाइप, चलो। तो इस वजह से जो भी कह लो आपकी पीयर लर्निंग, और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं है, आप वर्क स्पेस देख लो अपनी, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो और आपको कुछ सीखना है, आप पहले बॉस के पास नहीं जाओगे, करेक्ट करेक्ट, आप पहले अपने दोस्तों को पूछे अरे यार तूने कैसे किया यार। सेम वे फैमिली में भी आप माँ बाप के पास नहीं जाओगे, पहले भाई बहनों के पास जाओगे, करेक्ट, अतीश तूने कैसे किया ये, करेक्ट करेक्ट। सो ये एक नेचुरल चीज है, जो लोग आपके एज ग्रुप में है, सोशल ग्रुप में है, उन पे आप ज्यादा भरोसा करो, करेक्ट। और ज्यादा करके वो लोग एडवाइस गलत नहीं देते हैं, ऐसा उनके पास में कुछ हिडन मोटिव ज्यादा करके नहीं रहते हैं, अगर है तो ऐसे दोस्तों से दूर रहो। उसके बाद फिर आपका बुलजाई जो है उस टाइप पे 2 सेंटर्स में था, पुणे में और एक चेन्नई में। हाँ, फिर आपने सिंस आपके जो पार्टनर थे वो छोड़ के चले गए, तो आपने फिर चेन्नई का रैप अप कर लिया या पुणे में फोकस किया? देखो चेन्नई और पुणे एक साथ चलाना असंभव था, क्योंकि हम भाई फ्रूगल आदमी है, एकदम सस्ते में काम करने वाले हैं, तो बनिया करेक्ट, दैट्स माय कास्ट आल्सो बाय द वे, ठीक है। तो बनिया आदमी तो भैया अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो अब कोई हाई फाई बंदा वहां पे हायर करने जाओ तो मतलब मेरी तो फट गई, राइट। तो हमने कहा क्या करना चाहिए, तो उस जमाने में एक मेरा दोस्त था मनीष गुप्ता, बहुत अच्छी क्राइसिलिस नाम की कंपनी चलाते हैं, तो मनीष का एक फ्रेंचाइजी था एमटेक सेल्स ट्रेनिंग के लिए, एपेक्स नाम हुआ करता था। तो उससे मुझे एक आइडिया आया कि क्या हम लोग सिमिलर मॉडल बुलजाई में अपना सकते हैं क्या। This was which year? 1990? This is 97, ठीक है। तो हम मनीष जी के पास गया, मैंने मनीष जी जब डॉक्यूमेंट देखा तुम्हारा क्या रहता है, तो अच्छा खासा लीगल डॉक्यूमेंट था, 8 पन्नों का 8 पन्नों का 10 पन्नों का डॉक्यूमेंट था, हमने स्टडी किया, जहां एपिक्स लिखा था हमने बुलजाई लिख दिया, डॉक्यूमेंट साथ दिया और साथ लेके चेन्नई पहुंच गए, ठीक है। तो बातचीत में एक आध कोई मिला जो कि इंटरेस्टेड था हमारा सेंटर शुरू करने में, हमने शुरू किया। सो दैट इज हाउ हम लोग ने चेन्नई रिटेन किया, और फिर वो मॉडल सेरेंडिपिटी वाला था, है ना, लेकिन वो मॉडल फिर मुझे लगा कि यार और क्यों नहीं किया जाए, तो फिर गोवा में शुरू किया,
फिर चंडीगढ़ में शुरू किया। आपने बस सिनिक जगह ढूंढी। नहीं, लोग नहीं ढूंढे, मतलब लोग आए उस समय, राइट। तो आई वुड से थोड़ा सा एक बिजनेस पाइवट हुआ उसकी वजह से, क्योंकि मेरा जो रोल था वो बदला उसकी वजह से। How fast you grew? Like, so 1987 you had Chennai and Pune. तो उसके बाद फिर आपका गोवा, चंडीगढ़, नंबर ऑफ टीचर्स पुणे सेंटर्स में बड़े होंगे। सी, अगर मैं ग्रोथ स्टोरी बोलूं तो 96 से लेकर के 2008 तक हर साल हमारा कम से कम 20-25% ग्रोथ होता था। वेरी नाइस। ऑब्वियसली कुछ साल ऐसे होंगे जहां पे ग्रोथ ज्यादा हुई, और काफी सारी जो ग्रोथ होती थी वो हमारे पूना सेंटर की वजह से नहीं थी, वो थी बाकी सेंटर्स की वजह से। और धीरे धीरे करके मैंने भी अपना रोल ट्रांजिशन किया, पूना में ज्यादा समय नहीं बिता करके मैं बाकी सेंटर्स पे ज्यादा, तो मैं अपने को आप एक क्या बोलते हैं, सपोर्टर, कोच, मेंटर, कैटलिस्ट, जो भी आप नाम देना चाहोगे, मेरा रोल थोड़ा सा वैसे बनना शुरू हो गया कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। अच्छा, तो थोड़ा बहुत पूना काफी निग्लेक्ट होना शुरू हुआ उसकी वजह से, बट कोई बात नहीं, मतलब ओवरऑल बिजनेस ग्रो हुआ। चाहे मुझे खुद के पैसे कम मिल रहे हों, लेकिन इन लोग के पैसे ज्यादा अगर आ रहे हैं तो उतनी कोई आफत की बात नहीं है। तो ये एक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, चेन्नई वाला जो था। तो आफ्टर पुणे, तो गोवा, चंडीगढ़, उसके बाद फिर देन यू वर हाउ लार्ज? वी डिडंट ग्रो टू लार्ज अक्षय। देखो, at our peak we would have about 7-8 business partners। अच्छा, 7 बिजनेस, बस उससे ज्यादा हम लोग कभी गए नहीं। Each of them had grown। इनफैक्ट हमारा सबसे बड़ा सेंटर जो था वो चंडीगढ़ में था। So that at one point of time accounted for almost 80% of our business। Oh my God। हाँ जी, It was huge। ठीक है। तो हितेश जी आज भी चला रहे हैं उसको। तो उनका बहुत अच्छा काम था। उनके पास में एडवर्टाइजिंग पे काफी खर्च किया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। एंड जिस समय हम चंडीगढ़ में गए तो कोई सीरियस प्लेयर था नहीं, तो वो एक वैक्यूम थी जिसको हम भर पाए। राइट। एंड वो जमाने में एक क्या कहते हैं, एमबीए का क्रेज भी था। मतलब a lot of people found jobs after MBAs, high paying jobs। हाँ, और And migration also to US and other greener pastures। नहीं, वो इतना बड़ा कारण नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि GRE और कैट का कंपटीशन चल रहा था। लेकिन अगर आप MBA एज ए कोर्स की हिस्ट्री देखो तो आई वुड से 90s एंड टिल अर्ली 2008 के बाद में डिक्लाइन शुरू हुआ। 2008 के बाद में बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन हो गया था उस समय। दूसरा एक चीज जो हिट किया हम लोग को वो था कि एग्जाम ऑनलाइन हो गया, तो काफी सारे जो टायर 2 टायर 3 सिटीज के थे वो डर गए कि यार ये ऑनलाइन क्या होता है वगैरह वगैरह। और तीसरा चीज जो हम हाइंडसाइट में समझे कि हम लोग मोस्टली टायर 2 टायर 3 सिटी वाले लोग थे। तो वो जमाने में क्या हुआ कि जो PSU बैंक्स थे जो इतने साल तक लोगों को रिट्रेंच कर रहे थे, उन लोगों ने जोरों से हायरिंग करना शुरू किया। अच्छा। 2008 के आसपास, ठीक है। ये सब हाइंडसाइट के साथ बोल रहा हूं मैं। तो यही जो बच्चा था वही अंग्रेजी और गणित का परीक्षा देकर के उसको सीधा बैंक की नौकरी मिल रही थी। स्टेबल इनकम, गवर्नमेंट जॉब, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब, करेक्ट। तो काफी सारा बच्चा, मतलब आप ये समझ लो कि एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30,000 क्लर्क का अनाउंसमेंट किया था। मैं 2010 के आसपास की बात कर रहा हूं। 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 15 लाख। बाप। आप समझ रहे हो ना कि क्या क्रेज था और क्या जॉब्स थी। आप ये देखो मेरा कस्टमर क्या कर रहे हैं। उस समय अगर मेरा कस्टमर का कनेक्ट अच्छा रहता तो मुझे शायद ये ट्रांजिशन पहले समझ में आ जाता कि वही बच्चा जो पहले सोच रहा था मैनेजमेंट करने का, वो आज बैंक के पीछे जा रहा है। इनिशियल डेज में मटेरियल कहाँ से अपने इकट्ठा किया उसको? जो बुक्स बनते हैं अभी, जो मैंने भी सर के पास बुलजाई में 3 महीने के लिए कोर्स किया। ये सर कोर्स मटेरियल कैसे बनाते थे आप स्टार्टिंग में, इनिशियल में? अभी तो ऑफकोर्स आपके अभी टीम है, वो सब है। नहीं,
हमारे कोर्स मटेरियल के लिए हम लोग ने कभी किसी को बाहर से हायर नहीं किया। हमारी ही टीचिंग की जो टीम थी वही कोर्स मटेरियल बनाया करती थी अच्छा। और अभी भी बनाती है। और उसका एक कारण है क्योंकि उनको कनेक्ट है स्टूडेंट्स के साथ में। आप ये समझ लो कि पहला 1 साल का बिजनेस अगर मैं देखूं और हम 3 पार्टनर थे तो तीनों का अगर मैं समय देखूं 50% से ज्यादा समय हमारा कंटेंट पे जाता था। राइट राइट। एंड अगर वो नहीं करते हम लोग तो हमारा रेपुटेशन नहीं बनता। आपके पास में ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चों ने पहले नहीं देखे हैं तो उसमें मजा ज्यादा आएगा। करेक्ट करेक्ट। और सोचने की मजबूरी आएगी। क्वेश्चंस का सिलेक्शन हम लोग के लिए बहुत जरूरी था। हमने काफी मेहनत की उसके लिए, अच्छे क्वेश्चंस ढूंढने के लिए, बनाने के लिए। करेक्ट। उससे हमें फायदा रहा। एंड अब अगर मैं आज की बात करूं अभी, तो आपका कितना समय जाता है कंटेंट क्रिएशन में? आपकी टीम का मतलब टीचर्स का या हैज इट वो अभी थोड़ा और आसान हो गया है विद रिस्पेक्ट टू गूगल वगैरह आने की वजह से, इंटरनेट की वजह से? देखिए अब अगेन आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। शायद हम लोग का इतना समय नहीं जा रहा है जितना पहले जाता था। अगर आप एक टीचर हो तो रफली 1/3 ऑफ योर टाइम शुड बी ऑन कंटेंट। 1/3 दैट इज सिग्निफिकेंट टाइम। यस, क्योंकि दैट्स द होमवर्क दैट यू आर डूइंग फॉर अ क्लास। ठीक है कि आप वो मेहनत करोगे, अच्छे प्रश्न ढूंढोगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर कंटेम्पररी हो तो बच्चे उसको अच्छा समझ पाते हैं। राइट। इंस्टाग्राम की बात कीजिए, ठीक है, आप नंबर ऑफ व्यूज की बात कीजिए, ये कंटेम्पररी है। तो उसका अगर मेरा गणित का प्रश्न बनता है तो मेरे आज का जमाने का जो युवक है, युविका है, वो उससे ज्यादा अच्छा रिलेट। ठीक है, तो टीचर को वो कंटेम्परराइजेशन लाना क्लासरूम में बहुत जरूरी होता है और वो नए कंटेंट के साथ ही आता है। ओके, नाइस एंड सेक्स। अगर आप अभी किसी को ये बिजनेस नए से स्टार्ट करना है या फॉर एग्जांपल बुलसाई की फ्रेंचाइजी लेनी है या किसी और एक्सपेक्टेड की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए? क्या है मतलब? क्या अगर फॉर एग्जांपल मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, आप मुझे जानता है कि मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, सो क्या मैं वो फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ या लेनी चाहिए? मैं एक जेनरिक आंसर देता हूं। मतलब आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं आंसर एक जेनरिक दूंगा कि क्या फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। अगर आप खुद का शुरू कर रहे हैं तो जो भी ग्रोथ आएगी वो आपकी होगी। राइट। आपको रेवेन्यू किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है, आपको इंडिपेंडेंस रहता है डिसीजन मेकिंग का। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ब्रांड में कर रहे हो। राइट। ई थ्रॉटल राइट मेरा ब्रांड है। राइट। राइट। अब ये प्लस पॉइंट्स हो गए। वर्सेस अगर आप समझो बुलसाई की फ्रेंचाइजी ले रहे हो या साउथेक्स सिगली की फ्रेंचाइजी ले रहे हो या जो भी है, तो उसमें क्या होता है, एक तो कस्टमर ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाता है। मार्केटिंग में स्पेंड कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 10 आउटलेट है, आपका 11वां आउटलेट है, तो वो 10 आउटलेट में कस्टमर का एक्सपीरियंस हो चुका है। और जो भी आदमी ब्रांड बनाता है ना, उसको हमेशा एक चीज याद रखनी पड़ती है कि ब्रांड स्टैंड्स फॉर सम रेपुटेशन, फॉर सम एट्रीब्यूट्स। करेक्ट। कि वो क्वालिटी अगर आप देखो एज अ ब्रांड ओनर, समझो ई थ्रॉटल है या बुलसाई है, कि अगर मेरा फोकस क्वालिटी मेंटेनेंस पे नहीं रहा, अगर क्यूए मैंने किसी और को दे दिया तो मेरे ब्रांड की बाजा बजने में। तो कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये ब्रांड जो है क्वालिटी के लिए स्टैंड करता है, ये चीज मुझे मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अब फूड इंडस्ट्री का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो आप सबवे को देखो, बहुत पावरफुल ब्रांड हुआ करता था एक जमाने में, आज के दिन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी ब्रेड का फ्रेशनेस जो है वो खत्म होना शुरू हो गया। राइट। इंग्रेडिएंट्स का जो फ्रेशनेस है वो खत्म होना शुरू हो गया। क्वालिटी इज अ 365 डे 24/7 अफेयर। ठीक है, like sales, like production, the same way quality is correct. or specifically when you're in content creation and giving this thing becomes more crucial. तो जब आप किसी और का ब्रांड बोरो कर रहे हो एज अ फ्रेंचाइजी, तो वो क्वालिटी के सिस्टम्स लेके आएगा अपने। सो दो फायदे मैंने बता दी। एक, आपको नेटवर्क का फायदा रहता है कि कस्टमर वॉक इन आ जाता है बिकॉज उसने सुना हुआ है इसके बारे में।
ठीक है, राइट। दूसरा ये होता है कि क्वालिटी के सिस्टम्स आपके अच्छे बन जाते हैं, और तीसरा आपने कहा था ना थोड़ी देर पहले अक्षय जी की एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी लोनली चीज होती है। आपको एक सहारा मिल जाता है, क्योंकि आप फोन उठा सकते हो, अपने पीयर को फोन कर सकते हो जो बुलजाई का दूसरा सेंटर चला रहा है, यार बेटे तू बता यार तेरा कैसे चल रहा है, ठीक है, अच्छा तुझे ये प्रॉब्लम आया था क्या, करेक्ट। तो ये जो है, क्योंकि आपका इकोसिस्टम सेम ही है, आप वही मटेरियल यूज कर रहे हो, एंड नॉट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स आल्सो, करेक्ट। अगर हो भी तो भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस रहता है टिपिकली, करेक्ट। सो आप एक दूसरे के साथ में नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो ये 3 फायदे मेरे हिसाब से आते हैं अगर आप कोई फ्रेंचाइजी या कोई एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के साथ में एसोसिएट होते हो, लेकिन चॉइस आपकी है। सो फर्स्ट इज नेटवर्क, सेकंड इज क्वालिटी एश्योरेंस, थर्ड इज पीयर लर्निंग, पीयर जो भी आप कह लो। हाँ, ओके। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन से हम लोग डाइग्रेस करते हैं। आई वांट टू कम टू एडटेक, मैं एडटेक के बाद आना चाहता हूँ, बट बिफोर दैट हम लोग कैसे मिले? हम लोग मिले प्लग इन इंडिया के थ्रू, राइट। सो प्लग इन इंडिया सर क्या था, क्यों है अदर, एंड उसमें इतना लोगों के साथ कनेक्ट कैसे कर पाए टू गिव, तो आप रिव्यूज देते थे, और उसके कारण आपको बहुत सारा घूमना भी हुआ, और हम लोग भी उसके कारण नहीं मिले आफ्टर जब ये तो स्टार्ट करने के बाद। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी इलेक्ट्रिक पहली 4-व्हीलर खरीदी, महिंद्रा E2, तो महिंद्रा वालों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था ओनर्स का, E2 ओनर्स का। दिस वाज रेवा और E2 टू डोर, E2 और 2 डोर, हाँ 4 डोर नहीं था उस समय, ठीक है। तो बहुत बढ़िया ग्रुप था, आज भी है, नाम बदल दिया हमने उसको, EV पायनियर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो ग्रुप बड़ा मजेदार था, क्योंकि अगेन पीयर वाला ग्रुप था, राइट। यार तेरी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे ठीक करना है, रेंज का क्या, ये क्या वो क्या, ठीक है। एंड मैं भी थोड़े बहुत मैं भी एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था, मतलब मैंने अपनी गाड़ी अकोला में खरीदी थी। अच्छा, व्हाई इज दैट? सेकंड हैंड थी, 1 लाख रुपए बच गया मेरा, ज्यादा चली नहीं थी, ठीक है। तो डॉक्टर चांडक नाम के थे भाई साहब, उनके पास उनको सर्विस नहीं मिल रही थी अकोला में, तो हम अकोला से गाड़ी को ड्राइव करके वापस पुणे आए। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक 80 years ago, 20 years ago, इलेक्ट्रिक कार। हाँ, आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम होना चाहिए। अरे चेतन मैंने को भी पता चल गया था ये। वाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा रेपुटेशन, कितने साल लगे? 2 साल 5 साल आने के लिए? 2 दिन 6 ब्रेक के साथ। वाओ। और पॉइंट कैसे ढूंढते फिरते आए आप ये मत पूछो। हर पंक्चर की दुकान के यहाँ प्रॉब्लम होता था, क्योंकि साले के पास अर्थिंग ही नहीं होती थी, ठीक है। तो मुझे 3 बार तो शौक लगे, करेक्ट। लेकिन फाइनली कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हुए यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, यहाँ चार्ज किया, वहां चार्ज किया, ऐसे करके हमको पूरे 2 दिन लगे, ठीक है, टू रीच पुणे। एनीवे, तो ये हमारे E2 के जमाने के ग्रुप थे, लोग थे ऐसे ही, हमारे से बड़े दिलबाज लोग थे जो ऐसे ऐसे करामातें किया करते थे। तो उनमें से एक हमारे थे कमलेश जी, करेक्ट। तो कमलेश जी भी, उनके पास भी एक E2 थी, बहुत प्यारी येलो कलर की E2 थी। तो एक दिन ऐसे ही उनका फोन आ गया, यार देखो एक मोटरसाइकिल लॉन्च हो रही है, मेरे को एक न्योता है ये मोटरसाइकिल लॉन्च का, और तुम्हारे घर के पास में ये मैरियट करके एक 5 स्टार होटल है सेनापति बापट रोड पे। अब देखो बनिया हूं, मुफ्त का खाना कभी छोड़ूंगा नहीं, वो भी 5 स्टार होटल में। तो हमने कहा केबल जी नेकी और पूछ आपने बोला हम आ गए। तो रिवोल्ट नाम की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल थी, वो लॉन्च हो रही थी, और हम चले गए कमलेश जी के साथ में, तो देखते हैं क्या होता है। तो दिस वाज द ईयर 2016 के आसपास, 16 के आसपास लॉन्च हुई थी। रोड पे जो उनका आउटलेट था, करेक्ट, सेम टाइम, करेक्ट, 2016 के आसपास की बात है। वहां पे तो आई रिमेम्बर, सॉरी टू कट, तो टेस्ट ड्राइव लेने के लिए मुझे बताया कि कम से कम मेरे आगे लाइन में आई थिंक 56 मैंने काउंट किए थे जब मैं लाइन में लगा था टेस्ट ड्राइव के लिए, और ऐसे 3 लाइन थे, राइट। तो मतलब किसको फोन करके बोल रहा था कि मेरे को तो रिवोल्ट चाहिए भाई।
कुछ भी कर, सो कोई एमएलए को फोन लगा रहा है, कोई किसको फोन लगा रहा है। बराबर। So that नहीं और was this. देखो उनने क्या किया था ना, थोड़ा डाइग्रेशन करते हैं, उनने एक बहुत बढ़िया चीज की थी, उनने पर मंथ की प्राइसिंग रखी थी। दैट वाज वेरी यूनिक। तो उसकी वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि यार जो आदमी महीने के हफ्ता ले रहा है, अब अपफ्रंट ले ही नहीं रहा है, उसके गाड़ी में कुछ दम होगा। करेक्ट। और वाकई गाड़ी अच्छी थी, वो गाड़ी अच्छी थी, वारंटी भी ज्यादा दी थी उसने, 7-8 साल। 7-8 साल की वारंटी दी थी। करेक्ट। हालांकि वो बाद में प्रॉब्लम हुई वारंटी में उसके, एंड जैसे ओला का प्रॉब्लम आप देख रहे हो, वैसे ही रिवोल्ट का प्रॉब्लम आया। गाड़ी अच्छी थी लेकिन सर्विस नहीं दे पाए, क्योंकि प्रॉब्लम था प्राइसिंग में। दे हैड नॉट बिल्ट इन वारंटी कॉस्ट। जब मेरे ओला का रिव्यू कर रहे थे, मैंने आपको बताया था गुड प्रोडक्ट इन बैड हैंड्स। कमिंग बैक टू दैट, तो अच्छा लगा। फिर हमने वीडियो शूट किया उसका, तो मैं स्पेक्टेटर बन के गया। तो रेफेजी जिनको आप जानते हैं, तो उनको ना हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है बोलने के लिए। तो उनने मेरे को पूछा कि यार तुम हिंदी में होस्ट करोगे क्या, मतलब मैं इंग्लिश का कर ही रहा हूँ और सेम शूट में अपन एक हिंदी वाला भी वर्जन बनाने वाले हैं। मैंने यार क्या फर्क पड़ता है, देखो अमिताभ बच्चन जैसा तो मैं हमेशा बनना चाहता था और कैमरा के सामने आने की इच्छा थी और उनने दे दी, तो हमने कहा चलो हम भी बोल बच्चन बन जाते हैं। तो हमने भी 4-5 लाइनें डाल दी, डायलॉग मार दिए, ठीक है, और लोगों को पसंद आए शायद, तो इसलिए हम लगे रहे प्लग इन इंडिया के साथ में। तो कहानी ऐसी थी। वेरी इंटरेस्टिंग। सो प्लग इन इंडिया की जर्नी में मुझे जहां तक याद है, आप बहुत सारे अच्छे एंटरप्राइज से मिले, डीलर्स से मिले। तो ये ओवरऑल जर्नी में आपको भी क्या लगता है कि वेयर इज इंडिया व्हेन इट स्टार्टेड? जब इंडिया में जब ईवी की जर्नी स्टार्ट हुई, तो अभी वो किस पड़ाव से है, और आपका ये सब में से बिगेस्ट लर्निंग क्या था? ओवरऑल जो आपने अभी बिजनेसेस जो देखे हैं, जो काफी काफी चेंजेस आए हैं, बिजनेस मॉडल्स में चेंजेस आए हैं, बहुत सारे डीलर्स गए, बहुत सारे कंपनीज गए, बहुत सारे कंपनीज आए, और भी आ रही है, बहुत सारे डीलर्स और भी आ रहे हैं। सी क्या होता है ना, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए आप, टेक्नोलॉजी आपके जिंदगी में बदल लाएगी। कंप्यूटर ने टाइपराइटर को मारा, राइट, करेक्ट। आज एआई कंप्यूटर को मार रहा है। इससे पहले मोबाइल ने मारा। चलो जो भी है, राइट। तो अंग्रेजी में कहावत है, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। करेक्ट, कि आप गारंटी ले लो कि कोई ना कोई बदल तो आएगी। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप हिस्ट्री देखो, तो एक्चुअली जो पहली 4 व्हीलर्स बने थे, उन दोनों के बीच में कंपटीशन था। इलेक्ट्रिक भी थे उस समय, राइट, और पेट्रोल भी थे, दोनों एक साथ चले। हेनरी फोर्ड के पास खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी हुआ करती थी। ओह, ये मुझे पता है। हाँ, इंटरेस्टिंग। करेक्ट, हेनरी फोर्ड के पास खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी हुआ करती थी, विद लेड एसिड बैटरीज, राइट। अब एक एनवायरनमेंट जो बना उस समय, पेट्रोलियम वाज बीइंग डिस्कवर्ड, करेक्ट, एंड पीपल डिडंट नो व्हाट टू यूज इट फॉर, एंड दे सडनली फाउंड एन एप्लीकेशन फॉर दैट, कि यार पेट्रोल हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो जो इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसने इलेक्ट्रिक कार को मारा। सो द ओरिजिनल जो मार्केट किलर है, वो पेट्रोल इंडस्ट्री ही रही है हमारे लिए, आज भी है, तब भी थी, करेक्ट। तो पेट्रोल बेचने वाले और निकालने वाले, मतलब देखिए, आज अगर इलेक्ट्रिक हावी हो रहा है थोड़ा सा, उसका कारण सिंपल है। मई के महीने में जोरों की बारिश चल रही है, ये पागलपन हो क्यों रहा है? क्लाइमेट चेंज, करेक्ट। तो जब मानवता को ये पता चला कि भैया आप फूके जाओ, करेक्ट, धरती के पास में ऑब्जॉर्व करने की ताकत नहीं है इतनी, करेक्ट। तो फिर थोड़ा सा एक सोच विचार शुरू हुआ कि भैया करना क्या चाहिए। एंड देखो, लेट्स बी सेल्फिश, हम लोग सब, मेजॉरिटी जो हमारे व्यूअर्स है वो शहरों में रह रहे हैं, राइट, करेक्ट। अंग्रेजी में एक कहावत है, निम्बी नॉट इन माई बैकयार्ड,
तो गंदगी मेरे आसपास की कम से कम वो तो दूर कर लूं, करेक्ट। क्योंकि एथिकल इशू ये है कि अगर कोयला जला करके मैं अपनी ईवी चला रहा हूं थर्मल पावर प्लांट से, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया स्टिल ऑन थर्मल, राइट। तो फायदा हो रहा है क्या? करेक्ट, लेकिन कम से कम मेरे शहर में तो हो रहा है ना यार। इलेक्ट्रिक इतना कोई साफ सफाई वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है। पेट्रोल तो नहीं हो सकता ना कभी, राइट राइट। राइट। तो उस वजह से ईवीज का थोड़ा सा एक टॉप डाउन प्रेशर रहा है। करेक्ट, गवर्नमेंट्स प्रेशर डाल रही हैं कि कंपनीज के ऊपर में यार तुम कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाओ। करेक्ट, उसका बढ़ाने का सबसे आसान तरीका इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करके या छोटी गाड़ियां लॉन्च करके, राइट। दोनों एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं। राइट। तो इस सिलसिले में आई थिंक इलेक्ट्रिक का एक आना शुरू हुआ, एंड जहां जहां आपको प्राइस पैरिटी मिल रही है पेट्रोल के साथ में, वहां पे एडॉप्शन बहुत फास्ट हो गया। राइट। करेक्ट, जहां पे आपको अभी भी फर्क है, जैसे कारों में आज के दिन में भी पेट्रोल कार जो है अगर 6-7 लाख की आपकी आ जाती है, उसकी इक्विवेलेंट 12 लाख की अगर आपकी इलेक्ट्रिक आ रही है, तो इतना एडॉप्शन नहीं रहा है। पर कार में मैं और एक इशू भी समझता हूँ अडॉप्शन के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो प्रीडोमिनेटली अपना भारत देश टू व्हीलर कंट्री है, राइट। टू पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, परचेसिंग पावर पैरिटी जो हम बोलते हैं, तो अपने पास परचेसिंग पावर थोड़ी कम है, तो लोग अभी भी टू व्हीलर यूज करते हैं। सेकेंडली, ईज ऑफ कन्वीनियंस, वी आर अ वेरी क्राउडेड कंट्री, हम लोग बहुत क्राउडेड कंट्री है। अगर आप भाग्यवान थे कि आपने पुणे में वो दिनों में देखा हुआ है जब साइकिल वाले एफसी जो फर्ग्यूसन कॉलेज रोड है वो 2 वे हुआ करता था, मैंने भी देखा है। और शाम 7 बजे वहां पे कोई नहीं होता था, राइट। सो ईज ऑफ कन्वीनियंस वो है। सेकेंड थिंग सर, अगर घर में कोई कार लेता है तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग उसको बहुत ओकेजनली निकालते हैं, जो नॉट एवरीडे यूजर्स लाइक मी, मैं भी वो गुनेगार हूं जो रोज कार यूज करता हूँ। तो और वो लंबे के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर पुणे में माइग्रेशन हुआ है, सब बड़े शहरों में माइग्रेशन हुआ है, घर जाना है, बहुत सारा सामान कैरी करना है, तो उस टाइम पे उनको ये इलेक्ट्रिक प्रोबेबली काम नहीं करती है, काम करता है। और जो इलेक्ट्रिक वाली है वो 11-12 लाख में मिल रही है। मैं पैसे अगर बचाऊंगा 10 साल में भी, तो 6 लाख बचा पाऊंगे अब? शायद नहीं। राइट। तो मैं क्यों दूं? अनलेस मेरी दिन की 100 किलोमीटर की ड्राइविंग हो रही है, मेरे पैसे नहीं बचने वाले उतने, तो आरओआई नहीं बैठता है। राइट। लेकिन आप स्कूटर में देख लो, एक्टिवा वर्सेस चेतक, कितना फर्क, बहुत फास्ट, 20,000 25,000 का फर्क है। इतना भी नहीं, अभी तो बहुत कम हो गया सर, 3 साल में रिकवर, आपको पैसे रिकवर हो रहे हैं, आरओआई आ रहा है उसका। यस, करेक्ट। बजाज के सीएनजी का मोटरसाइकिल में नहीं आरओआई आ रहा है, करेक्ट, क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल के बीच में रेट में भी ज्यादा फर्क नहीं है, और दूसरा वेट में बहुत फर्क है, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इसलिए आप देखोगे इलेक्ट्रिक कार्स में भी जो ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है वो सब 4 मीटर के ऊपर की, 4 मीटर के ऊपर की, क्योंकि वहां पे जीएसटी रेट का फर्क पैदा हो जाता है। राइट। 4 मीटर्स के ऊपर जो 4 मीटर्स के नीचे आपको शायद 18 है, और 4 मीटर्स के ऊपर 28 है, लेकिन ईवी पे यूनिफॉर्मली 18 है। नहीं, और कम है 5%, वॉट एवर 5% है। और अगर आप बाकी कार्स और ऑल कार्स, बाइक्स, एवरीथिंग, पेट्रोल के जितने भी व्हीकल्स है वो 28% पे चार्ज होता है। अगर आपका गाड़ी 4 मीटर से बड़ा होता है तो और एक आपको सेस लगता है। अच्छा, वो उसको गाड़ी को और महंगा बना देता है। करेक्ट। सो वॉट एवर, तो 4 मीटर्स के ऊपर वाली गाड़ियां ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक दिख रही है आज के दिन में, जैसे विंडसर हो गई, ठीक है, महिंद्रा की भी नई जो आई है, महिंद्रा की भी सारी नई गाड़ियां हैं, वो 4 मीटर्स प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे आई हुई हैं, बिकॉज जीएसटी का फर्क कितना खा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस कम कर देता है। तो अगर किसी को आज के तारीख में अगर कोई बिजनेस चालू करना है इलेक्ट्रिक में, समझिए मेरी जस्ट इंजीनियरिंग खत्म हुई है और मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके पैशनेट हूँ और मुझे उसमें बिजनेस करना है, तो आपको अभी क्या एवेन्यूज दिखते हैं इन कंपोनेंट्स, रिपेयरिंग? मैं डीलरशिप तो नहीं कहूंगा अभी, डीलरशिप मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए, किडिंग, बट उसमें मतलब अभी एंट्री बैरियर थोड़ा बढ़ गया है। और सेकंड थिंग इज मार्केट सेल्स में बहुत स्विंग होते रहता है, तो सॉरी, एक ब्रांड के पास मार्केट सेल्स में काफी स्विंग होते रहता है, तो एक ब्रांड उसका भी कोई क्लियर विनर नहीं है। और
मुझे सबसे बड़ी मुझे कंप्लेंट ये है, स्टार्टअप जैसे एथर हो गया या रिवर हो गया, तो जैसे वो स्टार्टअप थे इस इंडस्ट्री में और लोगों ने उनको बढ़ावा दिया, तो वैसे उन्होंने कभी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कभी उन्होंने बढ़ावा दिया नहीं। उन लोग ने हमेशा बड़े बकरे ढूंढे जो ताजमहल खड़े कर पाए, और इतने फास्ट बंद भी हो गए काफी जगह पे। सी इलेक्ट्रिफिकेशन में अपॉर्चुनिटीज रिपेयर मेंटेनेंस में थोड़े कम है। ओके। गाड़ियां जो हैं इंट्रिंसिकली सिंपलर हैं, और जितने मैकेनिक आपको इंजन गियर बॉक्स के लिए लगते थे वो सब का काम खत्म हो गया। करेक्ट। और काफी बार इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका जो रिपेयर होता है वो पार्ट बदलने वाला ही होता है। उसमें आपको सोल्डरिंग ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कर सकते हो लेकिन ज्यादा करके इट्स जस्ट बोल्ट टू बोल्ट रिपेयर, राइट, या पार्ट टू पार्ट, कंपोनेंट टू कंपोनेंट काइंड ऑफ थिंग। तो आई वुड से कि आई थिंक अगर मैं ईवीज की अपॉर्चुनिटी देखूं तो पॉसिबली जो गिग इंडस्ट्री है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि नॉट गिग इंडस्ट्री, लेट मी पुट इट से अमेज़न और जो भी लॉजिस्टिक्स वाले डिलीवरी वाले लोग हैं, स्विगी, ज़ोमैटो, वो बोलते हैं यार देखो मैं पर पार्सल तुमको पैसे दूंगा, तुमको जैसे मैनेज करना करो लेकिन टाइम लिमिट के अंदर करना है। तो एक नए ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ये चैलेंज ले सकते हैं कि मुझे A to B डिलीवर करना है, एंड हाउ डू आई डू इट मिनिमम कॉस्ट के साथ में विद टाइमलाइंस इन प्लेस करके। देयर आप देखोगे इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रिक का एडवांटेज होता है, करेक्ट, ड्राइवर के लिए भी होता है एडवांटेज, कंफर्ट लेवल रहते हैं, रिलायबिलिटी ज्यादा रहती है, स्पेशली जब आपके रेंज का कोई इशू नहीं रहता है, कॉस्ट तो ऑब्वियसली कम होते हैं, राइट। तो ये चीज का जो मॉडलिंग करना है वो कोई एंटरप्रेन्योर अगर कर पाएगा तो वो ईवी का एक्सपर्ट नहीं होगा वो, करेक्ट, उसमें वही स्किल्स आएंगे जो नॉर्मल बिजनेस में आते हैं। पीपल को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, फोरकास्टिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, यार इस समय मैं जाऊंगा तो क्या होता है, उस समय जाऊंगा तो क्या होगा, करेक्ट। तो वो थोड़ा बहुत एक जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी जैसे दिखाई दे रही है। बाय एंड लार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ना आसान है, राइट। तो जो हमारे आईटी के बहुत सारे लोग हैं जो अभी काम कर चुके हैं आईटी में, और और इट्स नॉट जस्ट अबाउट एडैस कि आपको ड्राइविंग में हेल्प कर रहा है ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन कई बार ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए मुझे रियल टाइम डेटा अगर मिल रहा है तो फिर मैं उसका ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ, फ्लीट का कोई हो गया, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस में अगर मैं थोड़ा सा एक प्रिवेंटिव कर सकता हूँ, गाड़ी बंद होने के पहले ही मुझे अगर वाइब्रेशन से सेंस होना शुरू हो गया कि कोई बैरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्पेशली जो बड़ी गाड़ियों के लिए है, करेक्ट, क्योंकि बड़ा एसेट है, 1 करोड़ की बस है आपकी, राइट, ठीक है, ब्रेकडाउन होने के पहले अगर आप उसको ठीक कर दो तो आपको अप टाइम ज्यादा मिलता है, राइट। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली आईटी में बहुत स्ट्रांग रहा है, तो आईटी वालों का ये समझना है कि प्योर आईटी वाले जमाना खत्म हो गया, राइट। अब उनको भी रियल वर्ल्ड में वापस आना पड़ेगा, करेक्ट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो मिलाप है वो जरूरी हो गया है, और ये लोग बहुत सारे लोग के अभी नौकरियां जाने वाली आईटी में, हाँ, विद द एडवेंट ऑफ ठीक है, और इन लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है ये, राइट, कि वो ये इंटरसेक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। अभी कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक एजुकेशन, सो 2010, 11, 12 के टाइम पे और मे बी 12 के टाइम पे बायजूस और ये बाकी सब बहुत बड़े हो गए एडटेक, तो आपको उसके बारे में क्या लगता है? हाउ डिड ये आपको कैसे अफेक्ट कर गया, इन द सेंस बुलजा को कैसे अफेक्ट कर गया, और क्या बुलजा ने उस बस को मिस कर दी?
देखो हाँ, ये एडटेक वाली जो फील्ड है, अब मोस्टली ये एंटरप्रेन्योर ड्रिवन नहीं है, अच्छा, ये okay. वेंचर कैपिटल फंडिंग ड्रिवन है। ओके, ठीक है, तो बाइजू रविंद्रन का खुद का पैसा ज्यादा नहीं लगा उसमें, करेक्ट, फेसबुक का पैसा लगा या गूगल का पैसा लगा, ये जो भी है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं खुद के पैसे खुद पे खर्च कर रहा हूं वर्सेस मैं दूसरों के पैसे दूसरों पे खर्च कर रहा हूं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, राइट। तो कोई भी कंपनी जो कि आपको एक रैंडम वैल्यूएशन दे रही है, जब मैं रैंडम कह रहा हूं इसका मतलब कि आपके रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपने एक कहानी बेची VC को, कहानियां जरूरी होती है अक्षय, मैं नहीं कह रहा हूं कि कहानियां, ठीक है, कहानी बेचना भी एक कला होती है, बाइजू जी के साथ वही कर रहे हैं, हम आपकी कहानी दर्शकों को बेच रहे हैं। चलो ठीक है, राइट। तो बाइजू वाज एन एक्सेलेंट टीचर, इज एन एक्सेलेंट टीचर, राइट। आई हर्ड कि स्टेडियम भर भर के लोग आते थे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैथ्स बढ़िया सिखाते हैं वो, आज भी सिखाएंगे। लेकिन जब आपका वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले गया, करेक्ट, तो आपको कुछ ना कुछ करना था जस्टिफाई करने के लिए वो $1 बिलियन। तो इमीडिएटली जो आपका वीसी है वो स्केल की बात करता है, तो मतलब आपको और लोग चाहिए, करेक्ट। कई बार रेवेन्यू कहां से आने वाला समझ में नहीं आता, करेक्ट। तो एडटेक कंपनीज में प्रॉब्लम क्या हुआ था, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो था वो बहुत ज्यादा था, करेक्ट। कि अगर मैं 15,000 का प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल 10,000 है, करेक्ट। तो दिक्कत तो होगी। तो मतलब टीचर भी चाहिए, उसको कंटेंट बनाना भी चाहिए, वीडियोग्राफर चाहिए, फिर ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ इट वाज स्टैटिक कंटेंट, मतलब जो ऐसा नहीं कि मैं कस्टमाइज कर रहा था। अच्छा, इट वाज नॉट नेवर कस्टमाइज्ड, उसका वो वीडियोस वगैरह टैब शैब जो भी थे वो दैट वाज द मॉडल दैट दे हैड, राइट। तो एक तो कॉस्ट ऑफ सेल बहुत ज्यादा था, और दूसरा देखो फाइनली कोई भी बिजनेस को इवैल्यूएट करते हैं, तेरे में क्या है जो दूसरों में नहीं है, करेक्ट। कोई भी पूछेगा ना इन्वेस्टर, करेक्ट। तो आप क्या दे रहे थे, आप वीडियो दे रहे थे, रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे थे, यूट्यूब पे भी मिलते हैं ना यार, करेक्ट। बहुत सारे क्रिएटर्स उसकी वजह से और फ्री में मिलते हैं ऑलमोस्ट, राइट। सो मैं अनअकैडमी का एक पॉडकास्ट देख रहा था, उनका फाउंडर था विद निखिल कामत के साथ, तो उसमें अनअकैडमी बनी इसलिए क्योंकि वो यूट्यूब की वीडियोस उसके हिट हो गए, राइट। तो जो भी है, मतलब आई थिंक सी बहुत सारे कंपनीज जो हैं, ठीक है, वो ये बेसिक क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाए कि मेरे में क्या है जो बाकियों में नहीं है। अगर आप उस प्रश्न का टेक फॉर टेक सेक नहीं चलेगा ना, करेक्ट, करेक्ट। कि बायजूस अगर बोलता कि यार देखो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें मैं कस्टमाइज कर रहा हूं लर्निंग आपके बच्चों के लिए, कि ये कोर्स है सिर्फ आपके बच्चे के लिए बना है, राइट, और ये बच्चे में आपको बदल दिखेगा, करेक्ट, तो शायद बायजूस चल जाता, राइट। इंटरेस्टिंग थॉट ऑन दिस, राइट। लेकिन अगर आप वही चीज जो क्लासरूम में कर रहे हो उसको आप यूट्यूब पे ले गए या ऑनलाइन ले गए, तो यार ये फर्क के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्यों दूंगा मैं, करेक्ट। इसलिए लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, करेक्ट, बोला यार नहीं चाहिए तुम्हारा टैब, ले लो वापस, करेक्ट, कहानी खत्म, वहीं पे कहानी खत्म हो गई, राइट, राइट। तो एडटेक को ये समझना चाहिए, देखो हमने भी कोशिश की, ठीक है, 2008 में, नहीं 2011-12 के आसपास शायद हमने शुरू किया, 8 में नहीं शुरू किया। तो अगेन हम आंसर दे नहीं पाए कि हम अलग क्या करेंगे ऑनलाइन, अच्छा, और शायद वो भी हमारा फेलियर रहा। तो हमने खैर हम लोग ने भी काफी पैसे खर्च किए, अच्छा, हाँ हम लोग ने भी काफी पैसे खर्च किए, रिटर्न्स उतने आए नहीं, फाइनली उसको हमको स्केल डाउन करना पड़ा। अभी प्लेटफॉर्म है,
अभी मेरे जो दोस्त है चंडीगढ़ के हृदय जी, वो अलग से चला रहे हैं, मैंने एग्जिट कर दिया उसको, अच्छा, ठीक है, हिट बुलजाई के नाम से चला रहे हैं, राइट। तो ठीक है, स्केल डाउन कर लिया है, प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक मैं था वी वर ऑलवेज चैलेंज्ड बाय दैट, करेक्ट। सो चलो आप बुलजाई को छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी एडटेक का आपका एक क्लियर यूएसपी अगर है कि यार क्यों मैं कर रहा हूं और कस्टमर को ये पसंद आया, तो आप चलोगे, राइट, यूल डू वेल, राइट। अभी जैसे डुओलिंगो नहीं, क्या ऐसे कुछ एक है जो आपको लैंग्वेज सिखाता है, भाषा सिखाता है, एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, अच्छा, ठीक है। ओके, इट वाज मेड बाय सम प्रोफेसर, ठीक है, पूरा उसका टेड टॉक देखना कभी तो भी। तो उसने पूरा रिसर्च किया, पहले वो गणित सिखाना चाहता था, ही रियलाइज कि पैसा नहीं है गणित सिखाने में, पैसा भाषा सिखाने में है, करेक्ट। तो ही फोकस्ड ओनली ऑन दैट, इंटरेस्टिंग, करेक्ट। one more gap in the education industry, एंड learning languages. इट इज दैट एग्जाम नाउ टोफल का सब्स्टिट्यूट बन गया वो, Oh, हाँ, कि बॉस आप टोफल नहीं तो वो वाला एग्जाम दे दो तो भी चल तो जाएगा, भी चल जाएगा, अच्छा, हाँ। सो दैट इज द Wow. क्रेडिबिलिटी एंड ऑल दिस हैज हैपेंड 5-6 साल के अंदर, wow, प्रॉफिटेबल एडटेक मोबाइल पे सिर्फ, wow. करेक्ट। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो हम लोग को करना चाहिए। Interesting insights. Okay, to wrap it up, आपका बहुत टाइम दिया आपने, जस्ट टू जो ये पूरा पॉडकास्ट का जो सारांश है एक देना चाहता हूँ, एक आपसे मैं रिकॉल करते हैं सॉर्ट ऑफ, जैसे आप क्लास में वापस रिकॉल कराते हैं, तो हम दर्शकों के लिए भी एक रिकॉल करेंगे। So first is if you want to become an entrepreneur in this particular category, आपको सिखाने की इच्छा और रुचि होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज आपने प्रोज और कॉन्स लिस्ट की है, आपका अगर खुद का अगर आप शुरू करना चाहते हो, या आप वर्सेस अगर आप किसी और का लेना चाहते हो तो। एंड थर्ड थिंग इज एडटेक में भी अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है, अगर आप उसको गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाए तो। विद दिस वी लाइक टू एंड टुडेस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इतनी धुआंधार बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था आज आप साइकिल पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट, Okay. एंड थैंक यू आवर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू Thank you, Akshay. Thank you.